बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर, हमने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट चैप्टर स्टार्ट किया है। आज हमने उसके मेथड्स देखने हैं, गोल्डन पॉइंट्स देखने हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे एंड देन फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मेथड्स की अगर हम बात करें, ये इसलिए होता है ताकि हमें पता चल जाए कि हमने जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन है वो किस तरह हमने सॉल्व आउट करने हैं। ठीक है, तो मेथड्स में सबसे पहले हम देखते हैं, अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये चीज़ें आ जाए ना, पहले ये पेयर आ जाए और इनमें से कोई आ जाए तो हमें पता चल जाएगा हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ये फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, अगर आ जाए बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये डेबिट होगा। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब कैश बुक के बैलेंस की बात होगी। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ओडी मतलब बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट हो गया है, तो ये दोनों डेबिट होंगे। और अगर डेबिट हो तो डेबिट के लिए फॉर्मूला होगा NP NP प्लस NC माइनस I प्लस E माइनस। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट, ये दोनों डेबिट होंगे। इनमें से एक भी आ गया ना स्टार्टिंग में तो ये डेबिट है, और डेबिट के लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बैलेंस एज पर कैश बुक, इसके टोटल ऑपोजिट, ये कैश बुक है तो यहाँ पर ओवरड्राफ्ट आ गया ओडी, तो ये क्रेडिट है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ओडी है, ये डेबिट है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट है। ठीक है, ये क्रेडिट है तो क्रेडिट के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा। स्टार्टिंग में प्लस है तो यहाँ पर स्टार्टिंग में माइनस आ जाएगा, NP माइनस NC प्लस I माइनस E प्लस, डेबिट का टोटल ऑपोजिट। ठीक है, अब अगर हम ये बात करें तो NP होता क्या है, सबसे पहले NP की बात करनी है तो NP होता क्या है? NP होता है चेक इशू एंड ड्रॉन इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर। चेक इशू करें और किसकी फेवर में हम इशू करें? क्रेडिटर की फेवर में हम इशू करें इनटू द बैंक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। हमने चेक इशू कर दिया क्रेडिटर को, हमने क्रेडिटर को चेक इशू कर दिया, लेकिन उसने बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया, तो उसे कहते हैं नॉट प्रेजेंटेड चेक। NP नॉट प्रेजेंटेड चेक। ठीक है, चेक इशू किया क्रेडिटर को लेकिन वो बैंक से उसकी पेमेंट रिसीव करने नहीं गया, उसने पेमेंट के लिए चेक को बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो ये हो गया नॉट प्रेजेंटेड चेक। ठीक है, NC क्या होता है? NC नॉट क्रेडिटेड चेक, नॉट क्लियर चेक, नॉट कलेक्टेड चेक, और अगर ओमिटेड चेक हो तो वो भी NC होता है। ठीक है, नॉट क्रेडिटेड, नॉट क्लियर, नॉट कलेक्टेड, ओमिटेड चेक, यानी चेक इशू किया क्रेडिटर को और उसने बैंक में प्रेजेंट भी कर दिया लेकिन उसकी पेमेंट उसे रिसीव नहीं हुई। NP में तो ये था ना कि उसने प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में चेक को, क्रेडिटर ने बैंक में चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया NP में, नॉट प्रेजेंटेड में। लेकिन नॉट क्रेडिट चेक में क्या होगा कि अगर क्रेडिटर को हमने चेक इशू किया है, उसने बैंक में उसे प्रेजेंट भी कर दिया, लेकिन चेक को जो बैंक है उसने किसी भी वजह से उसकी पेमेंट उसे पे नहीं की, तो वो हो जाएगा नॉट क्रेडिटेड चेक। और अगर नॉट क्रेडिटेड की जगह नॉट कलेक्टेड आ जाए या ओमिटेड चेक का वर्ड आ जाए या नॉट क्लियर का वर्ड आ जाए तो वो भी NC होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम। I स्टैंड्स फॉर इनकम एंड E स्टैंड्स फॉर एक्सपेंस। अब NP और NC का तो पता चल जाएगा कि ये है क्या, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है? नॉट क्लियर का वर्ड यूज़ हो जाए, नॉट क्रेडिटेड, नॉट कलेक्टेड या ओमिटेड चेक आ जाए तो वो NC होगा, और उसके अलावा नॉट प्रेजेंटेड आ जाए तो वो NP हो जाएगा। अब इनकम को हम किस तरह पहचानेंगे? एक्सपेंस को, ये लिस्ट ऑफ इनकम है, ये लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है, इनमें से कुछ भी आ जाए तो वो इनकम होगा, इनमें से आ जाए तो वो एक्सपेंसेस हो गए। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उसमें जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो इनकम में होगा। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ है उनमें जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो है इनकम। डिविडेंड ऑन शेयर्स, शेयर्स पे जो हमें डिविडेंड रिसीव होता है, शेयर्स पे जो हमें डिविडेंड रिसीव होता है वो शेयर्स जो हमने इशू किए होते हैं या हमने किसी भी कंपनी में शेयर परचेज किए होते हैं ना, उन शेयर्स पे जब हमें डिविडेंड रिसीव होता है वो हमारे लिए इनकम होगी। ठीक है,
अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, उसमें जो हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा वो भी हमारे लिए क्या होगी, इनकम होगी। बिल रिसीवेबल, ये भी हमारे लिए क्या होगा, क्योंकि ये 40 कैश हो जाता है, तो बिल रिसीवेबल हमारे लिए क्या होगा, इनकम। ठीक है, वैसे तो बिल रिसीवेबल कैश होते हैं और बिल पेएबल लायबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है ना, लेकिन ये हमारे लिए इनकम है। ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक, जब हम डायरेक्ट पेमेंट करते हैं किसमें, बैंक में, तो वो हमारे लिए इनकम होगा। जब कमीशन रिसीव हो तो वो भी इनकम, डिस्काउंट रिसीव हो वो भी इनकम। ठीक है, ये है लिस्ट ऑफ इनकम। अब लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस क्या है, बैंक चार्जेस जो हम पे करते हैं, जो कस्टमर पे करता है ना बैंक चार्जेस, वो एक्सपेंस होंगे। ट्रेड सब्सक्रिप्शन, मतलब एक पूरा परफॉर्मा होता है ना कि ये जो रेट है वो इसके लिए है, ये रेट इस ब्रांड का, ये रेट इस ब्रांड का है, वो होता है ट्रेड सब्सक्रिप्शन। और उसमें ये भी बताया होता है कि अगर हमारे जो ओल्ड कस्टमर्स हैं उनको हम कितना डिस्काउंट अलाउ करेंगे, सब कुछ ट्रेड सब्सक्रिप्शन में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ये एक्सपेंसेस होंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, कलेक्शन चार्जेस एक्सपेंस है। इंटरेस्ट यहाँ पर तो हम रिसीव कर रहे थे ना, लेकिन जब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो वो भी एक्सपेंस होंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक में अगर हम ज़्यादा अमाउंट, हम मतलब ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जब हमने बैंक में हमारे पास 5000 थे हमारे अकाउंट में, लेकिन हमने बैंक से एक्स्ट्रा हमने 1000 एक्स्ट्रा हमने ओवरड्राफ्ट विड्रॉ कर लिया है, 1000 हमने एक्स्ट्रा किया, तो वो हो जाएगा ओवरड्राफ्ट। और ओवरड्राफ्ट पे जो हमने इंटरेस्ट पे करना है ना, वो एक्सपेंस होंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ इनकम में क्या था, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिविडेंड ऑन शेयर्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, डायरेक्ट पेमेंट इन द बैंक, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। एक्सपेंसेस में क्या है, बैंक चार्जेस, ट्रेड सब्सक्रिप्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम, कलेक्शन चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो मेथड्स थे। नेक्स्ट है हमारे पास गोल्डन पॉइंट्स। गोल्डन पॉइंट्स और मेथड्स को लेकर चलेंगे तो आसानी से हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पेपर में क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब गोल्डन पॉइंट्स में क्या है, इफ़ चेक इज़ 100% डिपॉजिट और पेड इज़ ट्रीटेड एज इनकम। अगर जो चेक है वो 100% डिपॉजिट हो गया या 100% पे हो गया है, तो हमने किस तरह हमने क्या कंसिडर करेंगे, इनकम। और वो अकॉर्डिंग टू हमने फॉर्मूला फिर हमने कर लेनी है सोल्व आउट। ठीक है, इफ़ चेक इज़ 100% पेमेंट और विड्रॉ, अगर चेक 100% अभी पेमेंट करनी है या विड्रॉ करना है या विड्रॉ कर लिया है, तो वो एक्सपेंस हमने उसे जो हम ट्रीटेड करेंगे, उसकी जो ट्रीटमेंट करेंगे वो एक्सपेंस कितना करेंगे। ठीक है, और वो अकॉर्डिंग टू डेबिट फॉर्मूला या क्रेडिट फॉर्मूला होगी। ठीक है, इफ़ इनकम इज़ रिकॉर्डेड ट्वाइस, अगर हम इनकम को 2 बार रिकॉर्ड कर लें, इनकम को अगर हम 2 बार रिकॉर्ड कर लें तो वो हम एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड करेंगे, उसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो हम एक्सपेंसेस वाली करेंगे। इसी तरह इसके टोटली ऑपोजिट, अगर हम एक्सपेंस को 2 बार रिकॉर्ड कर लें, इफ़ एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ट्वाइस इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम, एक्सपेंसेस को 2 बार रिकॉर्ड कर लें तो वो हम इनकम की तरह उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, व्हेन द चेक इशू बट डिसऑनर्ड इट विल बी कंसिडर्ड एज एनपी। एक तो ये हमने बात की थी ना, जब हमने नॉट प्रेजेंटेड चेक की बात की थी, कि हमने क्रेडिटर को इशू कर दिया चेक, लेकिन उसने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, तो वो क्या हो जाता है, नॉट प्रेजेंटेड चेक। लेकिन अगर चेक इशू किया हो लेकिन वो डिसऑनर्ड हो जाए, मतलब आउट ऑफ डेट हो जाए, मतलब अगर जो क्रेडिटर वो बैंक में लेकर गया लेकिन वो उस डेट के मुताबिक नहीं लेकर गया, वो आउट ऑफ द, जब उसकी डेट चली गई थी वो तब लेकर गया, वो डिसऑनर हो गया, तो वो भी एनपी चेक होगा। ठीक है, व्हेन चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर विल बी कंसिडर्ड एज एनसी, जब चेक डिपॉजिट किया जाए और वो डिसऑनर हो जाए तो वो क्या होगा, एनसी चेक। अब इसके लिए एक नोट है, बैंक रिग्रेट टू पे फॉर एनी रीज़न, बैंक किसी भी वजह से पेमेंट करने से इनकार कर सकता है, तो जब वो इनकार करते तो वो डिसऑनर हो जाता है और वो एनसी हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, लास्ट है गोल्डन पॉइंट, इफ़ ओनली चेक विल बी डिसऑनर्ड, मतलब अगर एनपी भी नहीं हुआ, एनसी भी नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों वजूहात के अलावा, इन दोनों रीजंस के अलावा अगर चेक डिसऑनर्ड हो जाए तो वो हम उसकी ट्रीटमेंट एक्सपेंस की तरह करेंगे। ठीक है, हमने मेथड्स आज सीखे, हमने गोल्डन पॉइंट्स के बारे में बात की है। तो अब
नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, उसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इफ लाइक माई वर्क देन लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस डे।